Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is space curves. First of all, we have the definition. A curve which may pass through any region of three-dimensional space as contrasted to plane curve which must lie on a single plane. कोई भी ऐसा कर्व जो आपकी थ्री डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा हो, उसके किसी रीजन से पास कर रहा हो, जिसका उसने कंपैरिजन कर दिया प्लेन कर्व के साथ जो कि सिर्फ सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है, उसका थ्री डायमेंशनल प्लेन नहीं होगा. नेक्स्ट, स्पेस कर्व्स आर वेरी जनरल फॉर्म ऑफ कर्व्स, यानी सबसे ज़्यादा जनरल फॉर्म जो है कर्व्स की वो स्पेस कर्व्स है. नाउ वी विल डिस्कस difference between plane curve and space curve. First of all, plane curve, let rt be a vector valued function, then for interval I, if rt is continuous on I and curve c traced by it can lie on a single plane, then rt is called plane curve. कि हमारे पास अगर कोई भी एक फंक्शन है r of t जो कि एक इंटरवल पे है आई, और अगर इसी इंटरवल पे वो कंटिन्यूस है और हमें एक कर्व मिल रहा है उसके थ्रू एक सिंगल प्लेन में, तो वो कर्व प्लेन कर्व होगा. नेक्स्ट हमारे पास प्लेन कर्व की एग्जांपल है. द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ प्लेन कर्व बिकॉज ग्राफ ऑफ एफ लाई ऑन एक्स वाई प्लेन. हमारे पास दो वेरिएबल्स है ना, एक्स और वाई, कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी और ग्राफ जो है वो शो करेगा एक्स वाई प्लेन में. तो इसका मतलब जितनी भी लाइंस उसमें जितने भी कर्व्स आएंगे वो प्लेन कर्व होंगे, वो स्पेस कर्व नहीं होंगे. एज वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन प्लेन कर्व एंड स्पेस कर्व, सो लेट r of t be a vector valued function, then for interval I, if r of t is continuous, then curve traced by the parametric equation x is equal to x of t, y is equal to y of t, z is equal to z of t is called space curve. कि हमारे पास एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है अगेन जो कि एक इंटरवल पे है i और उस इंटरवल पे वो कंटिन्यूस है, तो जो कर्व पैरामीट्रिक इक्वेशंस के थ्रू आएगा उसे हम स्पेस कर्व कहेंगे. सबके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती क्या है. सो पैरामीट्रिक इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन दैट एम्प्लॉयज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड पैरामीटर एंड इन विच independent variables are defined as continuous function of the parameter and are not dependent on another existing variable. कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जिसको हम पैरामीटर कहेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कंटिन्यूस फंक्शंस हों और वो कंटिन्यूस फंक्शंस किसी और वेरिएबल पे डिपेंड ना करें अदर देन पैरामीटर. तो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. x इज इक्वल टू टी और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे हमारे पास t जो है वो पैरामीटर है, यहाँ हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो x जो है टोटली डिपेंड करेगा t पे, t की वैल्यूज़ पे. इसी तरह y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 में y डिपेंड कर रहा है t स्क्वायर पे, t की वैल्यूज़ पे, और किसी वेरिएबल पे वो डिपेंड नहीं करेगा. तो इस तरह की इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया. अब हम मेन टॉपिक देखेंगे स्पेस कर्व्स. कर्व्स इन स्पेस भी हम इसे कह सकते हैं. सो हम एक सबसे पहले थ्री डायमेंशनल फिगर ले लेंगे जिसमें हमारे पास एक कर्व है. सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, और एक पोजीशन O पे इसकी जो ओरिजिन है O, इस पे एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है हमारे पास, ठीक है, और जो यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है उसको हम t हैट से शो कर देंगे. अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमारे पास नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, और इस प्रिंसिपल नॉर्मल की यूनिट वेक्टर को हम n हैट से शो कर देंगे. टेंजेंट और नॉर्मल के दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक और हमारे पास लाइन आ रही है जिसे हम बाय नॉर्मल कहेंगे और इसका यूनिट वेक्टर हम b हैट से शो करेंगे. अब हमारे पास इन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से तीन प्लेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब जो b और n के दरमियान प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम नॉर्मल प्लेन कहेंगे,
बी और टी के दरमियान प्लेन जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम रेक्टिफाइंग प्लेन कहेंगे, और टी और एन के दरमियान जो प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहेंगे। अब जितने भी कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं, कर्व का हम कोई भी पॉइंट लें, उस हर पॉइंट पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आएंगी और उसकी वजह से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बनेंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। इस फिगर की एक्सप्लेनेशन को अगर हम थ्योरेटिकली देखें, एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट ऑन अ कर्व, कि हर पॉइंट जो है कर्व का उसके साथ देयर इज अ सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। सेट मतलब कि इकट्ठे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि तीनों, अगर 3 हमने पढ़े हैं ना लाइंस, टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक सेट एग्जिस्ट करेगा जिसे हम टेंजेंट कहेंगे, प्रिंसिपल नॉर्मल और बाय नॉर्मल, और इन तीनों की वजह से 3 प्लेन्स एग्जिस्ट करेंगे। द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स determined by these in pair and known as osculating plane, normal plane and rectifying plane, कि इन 3 लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से जो 3 प्लेन्स एग्जिस्ट करेंगे वो इस तरह, उनकी पेयरिंग की वजह से उनके ये नाम है। अब हमने जो स्पेस कर्व्स में 3 लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और प्लेन्स पढ़े हैं, अब उनकी डिटेल हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंजेंट एट अ पॉइंट, हमारे पास एक प्लेन है जिसका ओरिजिन O है और हमारे पास 3 एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सो लेट्स वी हैव अ कर्व, हमारे पास एक कर्व है जिसका पॉइंट P0 है जब हमारे पास टाइम T0 है। उसके बाद टाइम T पे उसका पॉइंट हमने ले लिया P, और Q हमारे पास एक नेबरिंग पॉइंट है। अब O से P तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने R(t) ले लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम T है, और जब थोड़ा टाइम चेंज हुआ यानी कि t प्लस डेल्टा टी, हमने उसे चेंज ऑफ टाइम ले लिया, तो हमारे पास OQ जो है वो हमारे पास R(t) प्लस डेल्टा टी आ गया। अब इस पॉइंट से जो टेंजेंट आएगा उस पर हम एक पॉइंट ले लेंगे x, ये जो आर्क लेंथ है उसे हम ले लेंगे डेल्टा s, और हमारे पास ये कॉर्ड आ जाएगी डेल्टा r। अब हम इस फिगर की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट R(t) इज इक्वल टू x(t) i हैट, y(t) j हैट प्लस z(t) k हैट। R(t) हमारे पास क्या था, जो पोजीशन वेक्टर था O से P का। बी द पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट P। हम ऑब्जर्व करते हैं एज द स्केलर पैरामीटर t टेक्स डिफरेंट वैल्यूज देन पॉइंट P ट्रेसेस आउट अ कर्व इन स्पेस, कि जैसे जैसे हमारे पास t की वैल्यूज, यानी हमने पॉइंट देखे ना P0 एट T0 और P एट टाइम t, तो जैसे जैसे हमारे पास t की वैल्यू चेंज होती रहेगी हमारे पास पॉइंट जो है डिफरेंट आते रहेंगे कर्व पे। सो अब उसके बाद वो कह रहा है इफ़ नेबरिंग पॉइंट Q कॉरिस्पॉन्ड्स टू t प्लस डेल्टा t, देन, कि अगर हमारे पास Q नेबरिंग पॉइंट है और उसमें टाइम हम क्या ले रहे हैं, जो चेंज ऑफ टाइम हमने लिया था t प्लस डेल्टा t, तो हमारे पास डेल्टा r यानी कि कॉर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, r t प्लस डेल्टा t माइनस r(t). अब हमें पता है कि डेल्टा t जो है वो एक स्केलर है, तो हम इसकी दोनों साइड्स को डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन जो है इज पैरेलल टू PQ डायरेक्टेड अलोंग कॉर्ड PQ, कि ये जो है ये PQ के पैरेलल होगा। नाउ टेकिंग द लिमिट, अब हम लिमिट ले लेते हैं। जब Q अप्रोच कर रहा है P पे, यानी कि जो नेबरिंग पॉइंट है वो उस पॉइंट पे जा रहा है जो T पे है, हमारे पास T टाइम पे पॉइंट हमारे पास है, तो कंसिक्वेंटली हमारे पास चेंज जो होगा टाइम का वो भी 0 पे अप्रोच करेगा। सो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट Q अप्रोचेस टू P डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा R बाय डेल्टा T जो कि टेंजेंट वेक्टर बन जाएगा एट पॉइंट P, और जब वो एग्जिस्ट करेगा और वो 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन जो लिमिट है Q अप्रोचेस टू P डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, डेल्टा R ओवर डेल्टा T वो इक्वल आ जाएगा dr बाय dt के, ठीक है, लिमिट अप्लाई होने के बाद, और वो इक्वल आएगा r डैश के, यानी कि r का डेरिवेटिव। thus वेक्टर r डैश dr over dt is a tangent to the space curve r is equal to f of t, यानी कि r जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ t था
उसका ये टेंजेंट है r डैश। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इफ u इज अ स्केलर पैरामीटर, कि हमारे पास u कोई स्केलर पैरामीटर है, कोई भी स्केलर वैल्यू है, r हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट p जो कि हमने फिगर में डिस्कस किया, और x कोई भी पोजीशन वेक्टर है ऑफ एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट, ये भी हमने फिगर में डिस्कस किया। देन जो वेक्टर इक्वेशन है टेंजेंट की वो हमारे पास क्या आ जाएगी पॉइंट p पे, x इज इक्वल टू r प्लस u डी आर बाय डी टी। r को हम रिप्लेस कर देंगे f ऑफ t से, जैसे हमने पहले पढ़ा है, u एज इट इज, और डी आर बाय डी टी यानी कि f डैश t मतलब के डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ t। हमने जितने भी फॉर्मूलाज देखे हैं वो हमने फिगर को जहन में रखते हुए, इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला आ गया है फॉर एवेलुएटिंग आर्क लेंथ। अब हमने सपोज कर लिया कि पी नॉट बी अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस कर्व, जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि पी नॉट हमारे पास पॉइंट कब है, टाइम टी नॉट पे, तो फिक्स्ड पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू टी इज इक्वल टू टी नॉट। इफ एस इज द लेंथ ऑफ आर्क, अगर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क पी नॉट पी जो है वो एस है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा डेल्टा एस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टी, यानी कि ये अगर कट भी हो जाते हैं तो एज इट इज़ वही आंसर आ जाएगा, लेकिन ये हमने निकालने के लिए उसका फॉर्मूला हमने ये अप्लाई किया। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, हमारे पास जो डेल्टा एस है वो इक्वल है आर्क ऑफ पी क्यू के, और डेल्टा आर जो है वो हमारे इक्वल है कॉर्ड ऑफ पी क्यू के, जैसा कि हमने फिगर में पढ़ा है, और ये हमारे पास रह गया मॉड ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब हम जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, क्यू अप्रोच करेगा पी पे अलोंग द कर्व क्यू पी, और डेल्टा टी अप्रोच करेगा 0 पे, ठीक है, तो हमारे पास आर्क जो है पी क्यू और कॉर्ड पी क्यू का जो रेशो है वो 1 को अप्रोच करेगी, ठीक है, तो हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे उस पर, लिमिट क्यू अप्रोचेस टू पी एंड डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, तो हमारे पास ये रह जाएगा, ये 1 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रह जाएगा डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी का। अब क्योंकि दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई हुई है तो हम इसको डी एस बाई डी टी और इसको डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ठीक है, और डी एस बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर हैट ऑफ टी। आर हैट ऑफ टी मतलब कि आर का टी की टर्म्स में जो हमारे पास आर इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है उसका डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। हमने बेसिकली एवेलुएट क्या करना है, एस की वैल्यू यानी कि आर्क लेंथ। तो अगर हमारे पास आर ऑफ टी यानी हमने जो अभी आर डैश टी का मैग्नीट्यूड लास्ट पढ़ा है, अगर आर डैश टी जो है यानी कि जो डेरिवेटिव हमारे आया है वो कंटिन्यूस है, तो हम एस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर देंगे उसको तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो द आर्क पी नॉट पी विल बी एस इज इक्वल टू इंटेग्रल, ठीक है, टी नॉट और टी हम ले लेंगे क्योंकि टी नॉट स्टार्टिंग टाइम है और टी हमारा आफ्टर टाइम, ये हमारे पास टाइम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश डी टी। अब हमारे पास आर जो था वो किस तरह से गिवन था, एक्स वाई और जी की फॉर्म में, तो हमने उसके तरह उसका मैग्नीट्यूड लिख लिया, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर डी टी। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है फॉर एवेलुएटिंग द arc length. Now, as we know that ds by dt is equal to magnitude of dr by dt, ये हमने अभी लास्ट डिस्कस किया है कि हमारे पास ds by dt इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ r, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के। तो इफ वी टेक s एज अ पैरामीटर इन प्लेस ऑफ t, कि अगर हम ये जो जहाँ पे dt हमारे पास गिवन है इसकी जगह हम s को पैरामीटर कंसिडर कर लें, तो टेंजेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाएगा। इसको हम रिप्लेस करके देख लेते हैं, ds बाय ds लिख लेंगे dt की जगह और dr बाय ds लिख लेंगे। रिजल्टेंटली ds और ds कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास
डी आर बाई डी एस का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल आ जाएगा. सो if we denote unit tangent vector by t hat, then we have t hat is equal to dr by ds. कि अगर हम इस यूनिट वेक्टर को t hat से शो करते हैं तो हमारे पास t hat dr by ds के इक्वल आएगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रिंसिपल नॉर्मल. प्रिंसिपल नॉर्मल हमारे पास सेकेंड लाइन थी जो कि परपेंडिकुलर थी टेंजेंट के. सिंस t hat is unit tangent vector, then we have by definition derivative of t hat into t hat is equal to 0. यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा 0 के. क्यों? क्योंकि d hat by d यानी डेरिवेटिव ऑफ t hat जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है टू द t hat. तो इसका जब हमारे पास इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास cos 90 जो है वो इक्वल आता है 0 के डॉट प्रोडक्ट में. इसी तरह डेरिवेटिव जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के. नेक्स्ट पॉइंट इज t hat इज अ कांस्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ s. कि हमारे पास जो t hat है ना, जो टेंजेंट वेक्टर है वो कांस्टेंट है उसकी आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट से, इसीलिए उसकी डायरेक्शन सेम होगी, फिक्स्ड होगी और कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. इफ वी डिनोट अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर to the curve at point P by n hat, then derivative of t hat is in the direction of n hat, which is known as principal normal to the space curve at P. अगर हम नॉर्मल वेक्टर जो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसको हम n hat से डिनोट कर दें तो हमारा जो डेरिवेटिव है t hat का वो सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है. ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं at the point P. Next we have binormal, which is the third line mutually perpendicular to the normal and tangent. A third unit vector b hat defined by b hat is equal to t hat cross n hat is called binormal at point P. हमारे पास जो थर्ड यूनिट वेक्टर है जिसको हम डिफाइन कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट से t hat और n hat के, उसे हम बायनॉर्मल कहेंगे. Since t hat and n hat are unit vectors, then b hat is also a unit vector perpendicular to both t hat and n hat. कि हमारे पास t hat और n hat यानी कि टेंजेंट और जो नॉर्मल के यूनिट वेक्टर्स हैं यानी वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो b hat भी हमारे पास रिजल्टेंटली एक यूनिट वेक्टर होगा जो t hat और n hat के परपेंडिकुलर होगा. और रिजल्टेंटली b hat is normal to the osculating plane at P. कि osculating plane जो कि t और n के दरमियान osculating plane एग्जिस्ट करता है, b hat उसके नॉर्मल पे होगा. यानी कि उस अगर प्लेन यहाँ पे है तो इधर b एग्जिस्ट कर रहा है. Now we are going to discuss the planes by definition. So osculating plane, the plane between tangent and principal normal is called osculating plane of curve at P. जो प्लेन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन टेंजेंट एंड प्रिंसिपल नॉर्मल जो हमने फिगर में डिस्कस किए हैं वो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन होगा एट P. नेक्स्ट इज द नॉर्मल प्लेन, द प्लेन बिटवीन नॉर्मल एंड बायनॉर्मल. जो नॉर्मल यानी प्रिंसिपल नॉर्मल जो हमने पढ़ा था और बायनॉर्मल के दरमियान जो प्लेन एग्जिस्ट करेगा उसे हम नॉर्मल प्लेन कहेंगे एट पॉइंट P. And now third one is rectifying plane. The plane between binormal and tangent is called rectifying plane of curve at point P. कि हमारे पास जो प्लेन बायनॉर्मल और टेंजेंट के दरमियान एग्जिस्ट करेगा उसे हम रेक्टिफाइंग प्लेन कहेंगे एट पॉइंट P. अब हमने जो स्पेस कर्व्स के बारे में जितनी भी डिस्कशन किया उसके कंक्लूजन्स देख लेते हैं. सो एट ईच पॉइंट P of a space curve there are three mutually perpendicular unit vectors t hat, n hat and b hat which form a moving trihedral such as. हर पॉइंट पे स्पेस कर्व के हर पॉइंट पे 3 यूनिट वेक्टर्स आएंगे जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टेंजेंट, नॉर्मल और बायनॉर्मल, जिसकी वजह से एक मूविंग ट्राइहेड्रल बन रहा है. जैसा कि t hat इक्वल आएगा n hat क्रॉस b hat के, n hat इक्वल आएगा b hat क्रॉस
टी हैट के, और बी हैट इक्वल आएगा टी हैट इंटू एन हैट के, यानी कि हमारा जो हर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर्स का वो थर्ड वन के इक्वल आएगा. दिस मूविंग ट्राइहेड्रल डिटर्मिन्स द थ्री प्लेन्स. अब इन तीनों की वजह से तीन प्लेन्स बनेंगे एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, हर पॉइंट पे. सो ये अब नॉर्मल है, नॉर्मल, उसके बाद बाय नॉर्मल और उसके बाद टेंजेंट. हमने कंक्लूड और क्या किया है, जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वेक्टर्स डी आर बाय डी एस. हमारे पास जो टेंजेंट का यूनिट वेक्टर आया था वो इसके इक्वल आया था, तो वो उस वेक्टर के पैरेलल होगा. द प्रिंसिपल नॉर्मल इज पैरेलल टू द वेक्टर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर, और बाय नॉर्मल इज पैरेलल टू द वेक्टर. इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उस जो हमारा रिजल्टेंटली आंसर आएगा उसके उस वेक्टर के पैरेलल होगा बाय नॉर्मल. अब इन तीनों को यूज़ करते हुए हम तीनों प्लेन्स की इक्वेशंस डिराइव करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट P विद पोजीशन वेक्टर R इज, पोजीशन वेक्टर R के साथ हम देखें तो x माइनस आर डॉट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x हमारा कोई भी पोजीशन वेक्टर है. ये हमारे पास नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन आ गई है. नेक्स्ट वन इज द इक्वेशन फॉर ऑस्कुलेटिंग प्लेन, x माइनस आर डॉट डी आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यानी 0. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई होके एक तरफ वैल्यू और नेगेटिव वैल्यूज r से मल्टीप्लाई होके दूसरी साइड पे आ गई इक्वेशन के. सो लास्ट वन इज इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग प्लेन इज x माइनस आर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ r इज इक्वल टू 0 and it is with respect to s. Now we have an example related to the topic. Find the angle between tangents to the curve r is equal to t square I hat plus 2t j hat minus t cube k hat at a point t is equal to plus minus 1. अब क्वेश्चन क्या है कि हमने एंगल फाइंड करना है बिटवीन द टेंजेंट्स, और हमें कर्व इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है एज वी डिस्कस्ड इन द टॉपिक. एट पॉइंट t इज इक्वल टू +1 एंड -1. अब हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है कर्व की, r इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई हैट प्लस 2t j हैट माइनस t क्यूब k हैट. फाइंड क्या करना है हमने, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स t1 एंड t2. हमने सपोज कर लिया कि टेंजेंट t1 और t2 है. नेक्स्ट, लेट t1 and t2 be two tangents at t is equal to +1 and t is equal to -1 respectively, which means कि t1 tangent है at t is equal to +1 and t2 tangent है at t is equal to -1. So for finding the angle we know that t1 dot t2 equal to t1 magnitude t2 magnitude and cos theta. कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस. नाउ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट t इज गिवन बाय. अब हम टेंजेंट किस तरह फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव से. हमने जैसे पहले डिस्कस किया टेंजेंट किसके इक्वल होता है, हमारे गिवन वेक्टर के या गिवन कर्व की इक्वेशन के डेरिवेटिव के. तो हमने इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास आ गया 2t i हैट plus 2j hat minus 3t square k hat. The tangents t1 and t2 at t is equal to 1 and t is equal to -1 respectively. जैसे कि हमने पहले देखा है कि t1 at t is equal to 1 होगा और t2 जो है वो t is equal to -1 पे होगा. तो हम t1 पे देख लेंगे, t is equal to 1 पे हम देखेंगे तो t1 की वैल्यू में हमने 1 पुट कर दिया. जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसमें हमने 1 पुट कर दिया तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन यह आ गई. इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर इक्वल आ गया 4 के, 2 का स्क्वायर इक्वल आ गया 4 के और 3 का स्क्वायर इक्वल आ गया 9 के.
इनको ऐड किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 17 का स्क्वायर रूट। इसी तरह हमने सेम इक्वेशन में t की वैल्यू -1 पुट करके देख ली। अब हमारे पास जो वैल्यूज निकली हैं उनको हम इक्वेशन में पुट करते हैं। जो फॉर्मूला है उसमें t1 डॉट t2 इज इक्वल टू t1 मैग्नीट्यूड इंटू t2 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। t1 की जगह हमारे पास जो 1 पुट करके इक्वेशन आई थी वो पुट कर देंगे, t2 की जगह हम -1 पुट करके जो इक्वेशन आई थी वो पुट कर देंगे, और t1 और t2 का मैग्नीट्यूड पुट करके कॉस थीटा। अब इनका जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो 2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई 2 और -3 मल्टीप्लाई -3, जो सेम यूनिट वेक्टर्स के हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये। इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर यानी 2 दफ़ा है तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस थीटा। -4 + 4 कैंसिल हो गए, 9 रह गया, इज इक्वल टू 17 कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर ही, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो थीटा हमारा क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ 9/17। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एंगल है बिटवीन टू टेंजेंट्स। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। Find the unit tangent vector at any point on the curve x is equal to t square plus 2y is equal to 4t minus 5, z is equal to 2t square minus 6t, where t is any variable। यानी हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे x, y, z की हमें वैल्यूज गिवन है, एंड ऑल्सो डिटर्मिन टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट t इज इक्वल टू 2। यानी हमने टेंजेंट वेक्टर डिड्यूस करने के बाद हमने t इज इक्वल टू 2 पे भी उसको बताना है कि वो क्या है। सो एज वी नो दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज r इज इक्वल टू xi hat प्लस yj hat प्लस zk hat। सो we will replace the values of x, y and z। जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज x, y, z की दी है वो हम इसमें पुट कर देंगे। वी हैव टू फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर t hat। सोल्यूशन हम इसका देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर t hat, हमारे पास यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हमने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास t स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव आ गया 2t, 4t माइनस 5 का डेरिवेटिव आ गया 4, और 2t स्क्वायर माइनस 6t का डेरिवेटिव आ गया 4t माइनस 6। सेकेंड हमारी रिक्वायर्ड चीज़ क्या थी कि हमने उसी डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और t का स्क्वायर 4t स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। इसका हमने होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल लिया 4t स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 40 इंटू 6, 40 स्क्वायर और इसको कंबाइन कर दिया 16t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48, 48t प्लस 16 और 6 का स्क्वायर 36। इनको कंबाइन कर दिया, रीअरेंज कर दिया इन अदर वर्ड्स हमने इक्वेशन को। स्क्वायर रूट ऑफ 20t स्क्वायर माइनस 48t प्लस 52, इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 13 आ गया ब्रैकेट में। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 आ गया और स्क्वायर रूट में रिमेनिंग वैल्यूज रह गई। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ r। अब हम टेंजेंट का यूनिट वेक्टर इस तरह लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ r 1 बाय, यानी कि हमने फ्रैक्शन में लिखना है ना, 1 बाय ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये हमारे पास इसका वेक्टर है। अब इस वेक्टर में से हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज ये रह गई, और इसमें ऑलरेडी 2 था तो 2 और 2 की कटिंग हो गई, तो हमारे पास फाइनल यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये आ गई, टेंजेंट यूनिट वेक्टर की वैल्यू। उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हमने टेंजेंट यूनिट वेक्टर बताना है एट t इज इक्वल टू 2। तो जहां जहां हमारे पास t था वहां वहां हमने 2 पुट कर दिया यहाँ पे, उसके बाद 2j एज इट इज, और उसके बाद
यहाँ पे 2t था, वहाँ पे भी पुट कर दिया, तो हमारे पास आगे 2i हैट प्लस 2j हैट प्लस k, और इसमें 5 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 13 का स्क्वायर रूट। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारे पास इक्वल होता है 3 के। तो हमारे पास जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर आया है एट t इज इक्वल टू 2, वो आया है 2i हैट प्लस 2j हैट प्लस k हैट डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 2।